हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद अनु में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी के कुछ 30 से 40 क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये केवीएस में पूछे गए हैं, रीट में पूछे गए हैं और सी टेट, यूपी टेट, DSSB उन सभी का कलेक्शन है, ओके। तो अभी जो हमारा टीचिंग का आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे वो रीट हो, यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, इन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, ओके। तो जब हमने लर्निंग पढ़ा था, जब हमने अधिगम पढ़ा था, तो हमने एक बात की थी कि जब हमारे व्यवहार में अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा जब हमारे बिहेवियर में, जब हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग। तो आपसे क्या पूछा गया है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लेकिन आपको अनुभव के साथ साथ 2 वर्ड और याद रखने हैं, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा। अनुभव का मतलब जब हम किसी चीज़ की डेली प्रैक्टिस करते हैं, मान लो कोई चीज़ हमको नहीं आती है, ठीक है, जैसे हमें मैथ्स नहीं आती है, जैसे जब हम छोटे थे तो हमें लिखना नहीं आता था, ठीक है, लेकिन हमने डेली लिखने की प्रैक्टिस की और आज हम स्थायी रूप से लिखने लगे। कि अब हम लिखना भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। तो ये हमारे व्यवहार में क्या है? स्थायी परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण की। मान लो आपने बीएड किया, बीटीसी किया, आपको टीचर बनना है, ठीक है, बीटेक किया, इंजीनियर बनना है, तो ये प्रशिक्षण लिया ना किसी चीज़ का, तो इसे क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे, ओके। अब क्या? अभ्यास के द्वारा, ठीक है, अभ्यास के द्वारा, डेली प्रैक्टिस के द्वारा। और अनुभव, किसी चीज़ का जब हमें एक्सपीरियंस होता रहता है, किसी काम को करते जाना, तो हम क्या करेंगे? उसका हमें अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, इसे हम लर्निंग कहेंगे, ठीक है। तो 3 बातें याद रखनी है, अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा जब हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, तो उसे लर्निंग या अधिगम कहते हैं, ओके। व्यवहार में परिवर्तन हमारा और अन्य कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन, ठीक है, एक्सीडेंट में हमारी याददाश्त चली जाना, लेकिन ऐसे व्यवहार के परिवर्तन को हम लर्निंग नहीं कहेंगे, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है, जो छोटा बच्चा होता है, ओके, जो शिशु होता है, उसका व्यवहार जो आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? बताइए। जो शिशु होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति के आधार पर होता है, ओके। अच्छा, आप ये बताइए, शैशवावस्था का काल कितना होता है? जन्म से 5 या 6 वर्ष से, ओके। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शैशवावस्था का काल होता है जन्म से 5 या 6 वर्ष, फिर बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष होती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार आधारित होता है वो मूल प्रवृत्ति होता है। मूल प्रवृत्ति का मतलब जो हमारा जन्मजात व्यवहार होता है, जैसे रोना, हंसना, ठीक है, चिड़चिड़ाना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए बार बार परेशान हो जाना, है ना, जो बच्चे छोटे छोटे करते हैं ना, देख के हंसना, और किसी चीज़ को बार बार दोहराना, ठीक है। तो ये बच्चे क्या होते हैं? इनका जो व्यवहार होता है छोटे बच्चों का, वो मूल प्रवृत्ति के आधार पर होता है। मूल प्रवृत्ति का मतलब जो स्वाभाविक होता है, जैसे कि बंदर की मूल प्रवृत्ति क्या है? नकल करना, ओके। बंदर हमेशा नकल करता है। बिल्ली क्या है? चुरा के दूध पी लेती है, तो वो उसका मूल प्रवृत्ति होता है। सांप का क्या काम है? नागिन का क्या काम होता है? डसना लोगों को, तो उसका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, ठीक है। आप कितना भी उसके साथ अच्छा बिहेवियर करोगे, एक ना एक दिन आप कहीं ना कहीं सांप आपको डस लेगा, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? मूल प्रवृत्ति का व्यवहार जो जन्मजात होता है, ठीक है। तो सॉरी। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, ओके। और एक बात और है,
एक चीज़ और आपको याद रख लेनी है, शैशवावस्था को जो है बालक का निर्माण काल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम थ्योरी में करा चुके हैं, हम फिर से कराएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 सही हो गया, मूल प्रवृत्ति। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च सृजनशीलता हो। ये बात बिल्कुल सही है। ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जिसका IQ लेवल ज़्यादा हो, ऐसे बच्चों के अंदर सृजनात्मकता ज़्यादा हो। ठीक है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो वो किसी के अंदर भी हो सकता है सामान्य बुद्धि का बच्चा हो तो उसके अंदर भी कुछ क्रिएटिविटी हो। ओके, ये ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि जिसका IQ लेवल, ठीक है, जिसका इंटेलिजेंस IQ ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी मानसिक क्षमता ज़्यादा है, बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, वही जो है सृजनात्मक होगा। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में सृजनशीलता भी उच्च होगी। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति मापन के लिए किया जाता है। ओके, स्मृति का मतलब क्या होता है, हमारी जो याददाश्त होती है। स्मृति का मतलब हमारी याद रखने की शक्ति। ओके, तो तार्किक विधि का प्रयोग क्या किया जाता है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापन के लिए नहीं किया जाता है। ओके, स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हाँ और नहीं आप लोग देख लेंगे। ओके, तो जो तार्किक विधि है इसका प्रयोग जो है स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता है। स्मृति मापन की 3 विधियां हैं। यही 3 विधियां हमेशा घूम फिरा के आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी, प्रत्याहान विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। ओके, कौन कौन सी स्मृति मापन की विधियां कौन कौन सी हैं, प्रत्याहान, पहचान और पुनः सीखना। ओके, ये सारी विधि हैं स्मृति मापन की, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, तार्किक विधि नहीं है, बाकी तीनों विधि कौन सी हैं, स्मृति मापन की। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिगत निर्धारक हैं। ओके, अवधान का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, कोई कार्य करना है। ओके, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आप आंतरिक रूप से उसके लिए तैयार ही नहीं हो। जैसे कि थॉर्नडाइक ने एक नियम दिया था, प्रेरणा का नियम। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि एक घोड़े को आप 4 लोग मिलकर तालाब तक तो ले जा सकते हो, लेकिन अगर उस घोड़े का मन नहीं है तो आप पानी नहीं पिला सकते। ये शब्द उन्होंने किस लिए कहा था, ये शब्द उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि एक घोड़े को मतलब एक व्यक्ति को आप कॉपी किताबें स्कूल कॉलेज सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी आंतरिक इच्छा नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, ठीक है, और उसकी पढ़ने की अभिवृत्ति नहीं है, ओके, पढ़ाई को लेके, तो आप उसे ज़बरदस्ती पढ़ा नहीं सकते हो। ओके, तो इसका क्या है, अवधान के आंतरिक और व्यक्तिगत निर्धारक क्या है, व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ओके, ये आंतरिक रूप से आपको जो है निर्धारित करते हैं। आप एग्ज़ाम में टॉप करोगे, अच्छे नंबर लाओगे, ये आपका इंटरेस्ट लेवल जो है किसी सब्जेक्ट के प्रति, किसी एग्ज़ाम के प्रति आपका इंटरेस्ट लेवल डिसाइड करता है। जैसे कि मैंने किसी लड़की को देखा है कि वो ना आर्मी में जाने के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित रहती हैं कि आर्मी में जाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकती हैं। तो उनकी अगर उस एग्ज़ाम को जब देने जाएंगी तो क्या करेंगी, उनकी जो मोटिवेशन लेवल है, ठीक है, वो बहुत ही हाई रहेगा, उनका लक्ष्य जो है पहले से डिसाइड रहेगा और इंटरेस्ट तो है ही है,
ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर काम करेंगी। तो ये जो है ये चीज़ें आपका प्रेरणादायक भी हो सकती हैं और अवधान भी कर सकती हैं। अगर ये आप में है तो ये आपको प्रेरित करेंगी, और ये चीज़ें नहीं हैं आपके अंदर, ठीक है, तो ये आप में अवधान उत्पन्न करेंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। देखो, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान दिया गया है ना, तो जब बच्चा या तो बालक होगा या तो छोटा होगा, या फिर छोटे से लेके जब तक वो बड़ा बनता है, मतलब जब तक किशोरावस्था में इंटर करता है तब तक हम उस चीज़ का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र कहाँ तक है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, शैशवावस्था नहीं, गर्भावस्था, ओके, जब बालक गर्भ में होता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था का मतलब 0 से 9 मंथ तक, ओके। फिर शैशवावस्था 5 या 6, जन्म से 5 या 6 वर्ष, फिर 6 से, फिर बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष तक, फिर किशोरावस्था की एंट्री से तक लेकर, ठीक है। तो गर्भावस्था की विशेषताओं का मतलब, गर्भावस्था, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का परीक्षण किसने किया था। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। देखिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी, ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं ना। ओके, तो इसका सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, युंग ने किया था। युंग एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि युंग जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो आपको युंग लगाना है, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपको ये दे दिया जाएगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा इसका वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है, तो युंग। ये मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन कौन कौन से तरीक़ों से पूछा जा सकता है। ओके, अंतर्मुखी का मतलब होता है बच्चे, देखो, जो बच्चा अपने आप में हमेशा खोया रहता है, ठीक है। अंतर्मुखी बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादातर शर्मीले होते हैं, ठीक है। बाहरी ज़िंदगी से उनका लगाव नहीं होता है, ठीक है। और उनके अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है, क्योंकि वो जब अपने आप में, समाज में जल्दी समायोजित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रॉब्लम ये रहता है कि समाज का सामना करने से सब कतराते हैं ऐसे बच्चे, और ऐसे बच्चों को बाहर निकलने में, बोलने में और बहुत शर्मीले होते हैं। लेकिन इन बच्चों का एक गुण भी होता है, ये बच्चे स्थिर होते हैं, ओके, स्थिर, इनमें स्थिरता पाई जाती है, मतलब जिस काम के पीछे पड़ेंगे तो उसको नंबर ऑफ रिपीटेशन करते रहते हैं। बहिर्मुखी क्या है, बहिर्मुखी बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी समायोजित हो जाते हैं, सामाजिक होते हैं, ठीक है। मतलब सबसे अच्छे से हंस के बोलना, बात करना, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना, ठीक है। आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करोगे, उतने ज़्यादा आपके अच्छे दोस्त होंगे, ठीक है। आपका पार्टिसिपेशन जो है सामाजिक स्तर पर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो हैं क्या होंगे, बहिर्मुखी। ओके, अब हम उभयमुखी की बात करते हैं। उभयमुखी का मतलब होता है जिनमें थोड़ा थोड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार, डैश करके दिया है, किसके अनुसार इदम, अहम तथा पर अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं।
ठीक है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, मनुष्य के अंदर व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ठीक है, इदम, अहम और पर अहम। ओके, युंग के अनुसार कितने व्यक्तित्व के निर्धारक हुए थे? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ओके, और फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? इनके अनुसार भी तीन प्रकार के हैं व्यक्तित्व, लेकिन इनके अनुसार जो है व्यक्तित्व के 3 प्रकार क्या हैं? इदम, अहम और पराअहम। ओके, इदम का मतलब जब बच्चा जो है जो क्रियाएं करता है वो जन्मजात होती हैं, वंशानुगत होती हैं, तो उसे इदम कहेंगे। ओके, और अहम का मतलब जब बच्चा यथार्थ जगत में है, मतलब वास्तविकता में जो बच्चा बिहेवियर करता है, वास्तविक जगत में जब एंट्री करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? अहम होता है। और पर अहम का मतलब ये होता है जब बच्चे नैतिक मूल्यों पर चलना प्रारंभ करते हैं। ओके, जब नैतिक चीज़ों को अपनाते हैं और अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारा क्या है, एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, अब एक दूसरे बच्चे के पास 2000 रुपये रखे हैं, बच्चा छोटा है, अब उसको अपने बर्थडे मनाना है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अपने आप से सोच ले, नहीं ये जो पैसे हैं हमारे ना, हमको इन पैसों से ज़्यादा इसको नीड है, ठीक है, इसको इलाज करवाना है, ठीक है, इसके फादर की या मदर की किसी की बीमारी है, ठीक है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये नैतिकता हो गई। और वो बच्चा क्या करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने पैसे उसे दे देगा, या फिर चोरी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये क्या हुआ? नैतिकता होती है। और ये कब आती है? परअहम में। ओके, तो आपसे ये क्या पहली बात तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि इदम, अहम और परअहम व्यक्तित्व के 3 घटक किसने बताए हैं? फ्रॉयड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ओके, तो कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? देखो, प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, मतलब जिसमें विचारों का समावेशन होता है और उसके अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन होता है, ठीक है, तो उन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति से उस व्यक्ति का मापन होता है, ठीक है, जैसे कि रोसा स्याही परीक्षण, धब्बा परीक्षण, TAT टैट परीक्षण या साहचर्य परीक्षण। ओके, तो ये प्रक्षेपी परीक्षण है। लेकिन जो 16PF परीक्षण है वो अप्रेक्षी परीक्षण है। क्यों? क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति और विचारों का समावेशन नहीं होता है। व्यक्ति के सामने सिर्फ प्रश्नों को रखा जाता है और उनसे जवाब लिया जाता है। ओके, तो ये कौन सा है आपका 16PF परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ओके, आप बताइए, ये जैविक आवश्यकता और पदानुक्रम का सिद्धांत किसने किया था? तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे, अब्राहम मैस्लो, ठीक है, तो इन्होंने जैविकी आवश्यकता का सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। ओके, और इन्होंने जो है इनका क्या नाम था? अब्राहम मैस्लो था, ठीक है, और इन्होंने अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत को, मांग मतलब जो हमारी मांगे होती हैं, जैविकी आवश्यकता का सिद्धांत, ओके, जो हमारे इस दुनिया में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए जो हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं, जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, ओके, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ओके, तो ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं और इन्हीं आवश्यकताओं का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो द्वारा किया गया है। अगर आपको ये सिद्धांत नहीं आता है तो CDP के लेक्चर में मैंने पढ़ाया, आप जाके देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औसत बुद्धि लब्धि के बीच कौन से बच्चे आएंगे? औसत बुद्धि लब्धि कितनी होती है? देखो, इसके लिए मैंने कल ही एक ट्रिक बनाई थी। क्या ट्रिक थी वो? जेम्स TPP। देखो, जे का मतलब जड़ बुद्धि, ओके, जे का मतलब क्या हुआ? जड़ बुद्धि, ठीक है,
जड़ बुद्धि कितनी होती है आपकी? 71 से कम। ओके, उसके बाद क्या है? 71 से 80 जो है, या 70 से 80 क्या है? अल्प बुद्धि, ए हो गया। ठीक है, फिर एम से मतलब मंद बुद्धि, 81 से 90। ठीक है, फिर सामान्य बुद्धि 91 से 110। फिर तीव्र बुद्धि 110 या 111 से 120। फिर प्रखर बुद्धि 121 से 130। और फिर प्रतिभाशाली बुद्धि 130 से अधिक। ओके, तो इसके लिए मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, जेम्स TPP, JAMS, जेम्स टी का मतलब क्या हुआ? तीव्र, PP मतलब प्रखर और प्रतिभाशाली। ये ट्रिक याद कर लीजिए, और 71 से कम जड़ बुद्धि और 10-10 माइन ऐड करते जाइए, आपका निकल आएगा। ठीक है, तो ये किसके बीच में आते हैं? औसत बुद्धि लब्धि किसके बीच में आती है? 90 से 109 के बीच में। ओके, 90 से देखो 109, 110 सामान्य बुद्धि आ रहा। औसत का मतलब क्या होता है? सामान्य बुद्धि। ओके, तो हो गया ये। इसका आंसर नंबर क्या होगा? उत्तर क्या होगा इसका? 3 होगा। अच्छा, साइमन बिने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन, अच्छा हाँ, ये मैंने क्या बताया था आपको, जो पहले क्या होता था, प्रारंभिक काल में क्या होता था, बुद्धि मापन का क्या आधार था? आप बताइए क्या आधार था? बुद्धि मापन का आधार शरीर का आकार होता था। ठीक है, लोगों की मान्यता थी कि जो जितना मोटा, ताज़ा, तंदुरुस्त होगा उसकी बुद्धि लब्धि सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन फिर ये बात जो है गलत थी और अतार्किक थी, अवैज्ञानिक थी। फिर क्या हुआ? फ्रांस के एक शिक्षक थे, ठीक है, शिक्षक थे, और उनके स्कूल का रिजल्ट बहुत कम जा रहा था। ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है। ठीक है, उनका स्कूल का रिजल्ट बहुत कम जा रहा था, तो उन्होंने एक परीक्षण किया, और इस परीक्षण को 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण माना जाता है। पहला तार्किक एवं वैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण माना जाता है। और इसको किसने किया था? बिने ने किया था। ओके, बिने कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और इन्होंने स्कूल के बच्चों पर ये परीक्षण किया था, बिने और उनके सहयोगी साइमन ने। तो इसे क्या कहा जाता है? बिने साइमन परीक्षण। और छोटे बच्चों पे किया गया था, और बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। और जब पढ़े लिखे बच्चों पर परीक्षण किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ओके, तो ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, बिने साइमन ने 1905 में किया था। ओके, फिर 1908 में बिने साइमन ने इस परीक्षण का संशोधन किया। फिर 1911 में जर्मनी के स्टर्न और कुहलमैन ने इस बुद्धि का परीक्षण मतलब बिने साइमन के परीक्षण का संशोधन किया। ओके, 1911 में स्टर्न कुहलमैन ने, और उन्होंने क्या बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या दिया था? मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, इसी परीक्षण का संशोधन बिने साइमन के इसी परीक्षण का संशोधन 1916 में टर्मन ने किया था। और टर्मन ने पूरा फॉर्मूला दिया, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इस फॉर्मूले को किसने पूरा किया था? टर्मन ने। और टर्मन ने उसी दौरान एक टेबल दी थी बुद्धि लब्धि निकालने की, यही जेम्स TPP वाली, जो मैंने आपको जेम्स TPP से याद कराई है। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक। देखो, स्पीयरमैन का एक ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ओके, 1904 में। और इन्होंने क्या बताया था? बुद्धि के 2 जो है कारक होते हैं, ठीक है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, मतलब जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, जनरल फैक्टर और विशिष्ट फैक्टर। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया है? तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता होती है। देखो, तो ये जर्नल कारक जर्नल रूप से जो है, जो सामान्य बुद्धि होती है वो हर व्यक्ति के पास होती है। विशिष्ट बुद्धि चाहे किसी के पास ना हो, लेकिन जो सामान्य बुद्धि होती है
वो क्या होती है, जो जन्मजात होती है। किसी के पास कोई परेशानी आ जाए, कोई भूखा है, ठीक है, अब उसके पास अपनी भूख को ख़त्म करना है, ठीक है। हर व्यक्ति के पास इतनी क्षमता होती है कि वो अपने आप से कमा के खा सकता है, ठीक है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। तो इसे तो कह दिया सामान्य बुद्धि, मतलब जनरल फैक्टर। लेकिन जो हम बुद्धि अर्जित करते हैं, जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई, प्रशिक्षण, ये सब क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे विशिष्ट कारक बोलेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी कारक, जनरल कारक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। जब आप टीचर हो, ठीक है, किसी भी कक्षा में पढ़ाते हो, ठीक है, तो पढ़ाते समय आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा जो मतलब स्पेशल होता है, ठीक है, अलग होता है। प्रत्येक बच्चा विभिन्न होता है। सबकी समझने की दृष्टि अलग होगी, सबकी मानसिक और तार्किक क्षमता अलग होगी, सबकी सोचने समझने की शक्ति अलग होगी। कोई खेल खेल में सीख लेता है और कोई अब पढ़ के सीखता है, ठीक है। कोई तर्क, मतलब हर अलग अलग प्रकार से बच्चे सोचते हैं, समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वैयक्तिक भिन्नता है। वैयक्तिक रूप से हर बच्चा अलग है, ठीक है। आप एज ए टीचर अपने स्कूल में आप अलग किस्म के टीचर होंगे, ठीक है। आपका जो साथी है वो अलग प्रकार का टीचर होगा, कोई और है वो अलग होता। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है सब में, ठीक है। तो पढ़ाते समय क्या याद रखना चाहिए एक टीचर को, वैयक्तिक भिन्नता, ठीक है। ओके, वैयक्तिक भिन्नता का मतलब ये भी होता है कि किसी की बुद्धि लब्धि भाई कम है, किसी की ज़्यादा है, ठीक है। किसी का सामाजिक आर्थिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश अलग है। मतलब किसी के माता पिता पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो बच्चा ज़्यादा तेज़ है। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ तेज़ वाले बच्चे को ही आप पढ़ाओगे, सबको लेकर चलना है ना आपको, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो हर बच्चे पे ध्यान देना है ना आपको। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा आप तेज़ है उसी को पढ़ा दोगे, है ना। तो ये चीज़ों को याद रखना है, वैयक्तिक भिन्नता को याद रखना है। ओके, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। द्वितत्व सिद्धांत, ओके, तो अभी मैंने बताया है अधिगम स्थानांतरण का द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। और स्पीयरमैन कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, ठीक है। और इनके अनुसार जो है कौन कौन से अधिगम होते हैं, सामान्य योग्यता कारक, जनरल कारक फैक्टर और विशिष्ट कारक मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। मतलब जो कोई बात जो है आप पुनः याद करते हो और आपको याद नहीं आती है तो उसे क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। मतलब उस बात को आप भूल गए हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है, ठीक है। व्यक्तित्व की मनोशारीरिक अवस्थाएं, ठीक है, मानसिक और शारीरिक, मनोशारीरिक, ओके, जिसमें गतिशील संगठन, उसके पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाता है, व्यक्तित्व आपका कहलाता है, ठीक है। और व्यक्तित्व क्या होता है, वंशानुगण और व्यक्तित्व गुणों का क्या होता है, योगफल होता है। ओके, वंशानुक्रम और जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल होता है। बी.एन. झा ने ऐसा बोला है। ओके, ये मनोवैज्ञानिक है बी.एन. झा, इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, व्यक्तित्व। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा क्या होता है, जन्मजात और अर्जित, ठीक है। जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होती है, जैसे कि आपकी स्वाभाविक चीज़ें जैसे रोना, हंसना, गाना, नींद आना, भूख लगना, ठीक है, थकान, ये सब आप जन्म से लेकर आए हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने दे दी है, ठीक है। अभिप्रेरणा का मतलब उपलब्धि, दंड, पुरस्कार जो आपको समाज में मिली हैं, ठीक है।
उत्साह, ये सब क्या है समाज में। ठीक है, तो ये सारी आप समझ गए ना, जन्मजात और अर्जित दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। देखो बेटा, शारीरिक वृद्धि और अगर हम विकास की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम हमेशा अभिवृद्धि कहेंगे। जब हम अभिवृद्धि की बात करते हैं ना, तो उसमें हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों का समावेश होता है। ओके, जब दोनों का समावेश होता है उसे क्या कहेंगे, हम अभिवृद्धि कहेंगे। ओके, ले शारीरिक वृद्धि, लेकिन आपको ये चीज़ याद रख लेनी है, जो हमारी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, हमारी लंबाई चौड़ाई और जो वजन आकार भार में वृद्धि, उसको क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। शारीरिक वृद्धि और विकास को शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अभिवृद्धि का मतलब क्या है, हमारे लंबाई बढ़ना। ठीक है, जो चीज़ें दिखाई देती हैं, इसमें गलत दे रखा है, अभिवृद्धि नहीं होगा। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखो बहुत सारी जो बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे भी मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, एज इट इज़ छाप देते हैं। ठीक है, ये छापना गलत होता है। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वृद्धि का मतलब होगा वृद्धि का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जैसे कि लंबाई का बढ़ना, हमारी लंबाई कितनी है, ठीक है, हम मीजर करके पता कर सकते हैं। हमारा भार कितना है, ठीक है, हम पता कर सकते हैं। हमारी लंबाई चौड़ाई वजन में वृद्धि, ओके, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। लेकिन जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जैसे हमारी तार्किक क्षमता, हमारी मानसिक योग्यताएं, ओके, हमारी सोचने विचारने की शक्ति, इसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ओके, लेकिन जब हम वृद्धि और विकास को मिला देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, सर्वांगीण विकास। ओके, तो उसे क्या कहेंगे, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, चारों गलत हैं। इसका आंसर होगा सर्वांगीण विकास या विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। ओके, और विकास जो है सतत एवं हमेशा चलता रहता है। अभिवृद्धि जो है एक समय के लिए रुक जाती है, जैसे कि एक समय के बाद हमारे बाल नहीं बढ़ेंगे, एक समय के बाद हमारी लंबाई नहीं बढ़ेगी, एक समय तक हमारा वेट बढ़ेगा। ठीक है, वेट तो खैर जनरली बीमारी के कारण भी बढ़ता है, ठीक है, लेकिन फिर रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो सतत रूप से चलता ही रहता है। ओके, तो इसका आंसर, इसके जितने भी आंसर हैं वो गलत हैं। ओके, इसका आंसर आप नोट करेंगे, इसका आंसर होगा डेवलपमेंट या विकास। ओके, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है। तो ये किसने कहा है, रॉस ने कहा है। रॉस एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा, जो चिंतन करने की शक्ति है, जो सोचने विचारने की शक्ति है, वो एक मानसिक प्रक्रिया है। मस्तिष्क के द्वारा ही तो हम सोचते विचारते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर क्या, ये भैया क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अभी मैंने आपको 1 घंटे लेक्चर दिया है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, हर बच्चा अलग अलग होता है, इसलिए क्या है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बालक है भाई, सबसे केंद्र में क्या रखना है, बच्चे को रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रिपीट हुआ है क्या, हाँ रिपीट हुआ। अच्छी स्मृति, अच्छी स्मृति का मतलब क्या हुआ, आपकी याददाश्त। ओके, तो शीघ्र पुनः स्मरण मतलब जल्दी से याद कर लेना, शीघ्र पहचान जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेना, अच्छी धारणा। ओके, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, और क्या है, समायोजन, लास्ट वाला जो है व्याख्या में समायोजन दिए है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं क्या,
अच्छी स्मृति की, अच्छी याददाश्त की। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग का शाब्दिक अर्थ है। देखो, जो संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है, संवेग, ये क्या हो गया, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजना या भावों का उथल पुथल हो जाना। देखो, संवेग क्या है हमारा? क्रोध, भय, ठीक है, डरना, ठीक है, हम डर जाते हैं, कभी कभी चौंक जाते हैं, कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, ठीक है, संवेग ही तो होता है, ठीक है। ये आधे से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, ठीक है, प्रेम, ये सब, एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, ठीक है, ये क्या है? ये संवेग ही तो है, ठीक है। ये ममता की भावना क्या है? संवेग ही तो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? संवेग। और संवेग शब्द का शाब्दिक मतलब क्या है? उत्तेजना या भावों के उथल पुथल हो जाना। अब क्या होता है, आप कभी कभी कोई मूवी देखते हो, एकदम से आप क्या हो जाते हो, आप एकदम से आपके अंदर क्या होता है, रोने लग जाते हो। तो ये क्या है? ये संवेग ही तो है, आपके भावों को उथल पुथल कर जाना, है ना। कोई ऐसा सीन देखना कि आप एकदम से परेशान हो गए, तो आपके भावों को क्या करता है? उथल पुथल कर देता है। ओके, वुडवर्थ ने क्या बोला है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? ठीक है, तो सबसे उत्तम विधि शैशवावस्था, पहले आप बताइए शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? देखिए, शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, जन्म या 0 से 5 या 6 वर्ष। ओके, बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष। ओके, फिर किशोरावस्था 12 या 13 से 18 वर्ष। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। और शैशवावस्था की जो उत्तम शिक्षण विधि सारी हैं यार, सारी विधि हैं, ठीक है। मेरी यहाँ मांटेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है, किंडरगार्टन भी है, तो सारी हैं, ठीक है। बाल विकास में होता है, बाल विकास में क्या होता है बताइए? अरे अभी तो ये क्वेश्चन किया है। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का जब हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे? बाल विकास कहेंगे। शैशवावस्था, हमें शैशवावस्था ही रट गया है, ठीक है। गर्भावस्था, जब हम बालक के उस अध्ययन करते हैं बालक का, तो गर्भावस्था से करते हैं। गर्भावस्था से अच्छा बताओ क्यों करते हैं? देखो, गर्भावस्था से हम इसलिए करते हैं कि जो बच्चा होता है वो उसका डेवलपमेंट माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। किसी बच्चे, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो ये सरकार जो है गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की स्कीम, ये फूड, ये न्यूट्रिशन क्यों दे रही है? जब बच्चे की माँ को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, पूरा फूड मिलेगा, तभी उस बच्चे का विकास हो पाएगा उसके पेट में, ठीक है। और जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो वो हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करेगा। ये मिड डे मील कार्यक्रम, ये गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये, ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हमारा जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, वो डेवलप्ड बच्चे जो पैदा हों, वो मानसिक रोगी ना पैदा हों, डेवलप्ड शिशु पैदा हों। ओके, डेवलप का मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा मानसिक रूप से अक्षम है, ऐसा ना हो कि बच्चा पहले से ही कुष्ठ रोगी पैदा हो, ठीक है। और आपको मान लो, मैं एक बात आपको बताती हूँ, अगर आप अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली में किसी बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हो ना, कि उसको बहुत अच्छा वातावरण देना, आप गर्भावस्था से लेके उस माँ के जब पेट में बच्चा है और 5 या 6 साल तक जितनी भी सुविधाएं दे सकते हो दे दीजिए, बच्चा पूरी ज़िंदगी का डेवलपमेंट अपने आप कर लेगा। ये मैं सच बता रही हूँ, एकदम साइंटिफिक चीज़ है ये, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों का जो 100% 90% डेवलपमेंट होता है ना, ये इसी पीरियड में होता है, ठीक है। जन्म से 3 साल तक के बच्चे का जो मस्तिष्क विकास है, जो मस्तिष्क का डेवलपमेंट है, वो 90% हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा। और 5 साल तक आते आते पूरा मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, तो बाल विकास में क्या करते हैं? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। ओके, गर्भावस्था कब से कब तक? जन्म 0 से 9 माह
शैशवावस्था जन्म या 0 से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ओके, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है क्या? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, या फिर सभी? तो सभी होगा। ठीक है, बालक के विकास के लिए हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता का मतलब है कोई भी दो व्यक्ति जो है समान नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अपनी योग्यताओं, संवेगात्मक विकास, तार्किक क्षमताओं, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है एक पूर्ण रूप से समान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ओके, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में प्रावधान के साथ उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑप्शन नंबर 4, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में पहली बात आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से बच्चे आते हैं। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आपके जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, मतलब जिनका IQ लेवल होता है 140, मतलब प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक है, ये भी आ जाएंगे। और जो बच्चे किसी रोग से ग्रसित हैं, ठीक है, गॉड गिफ्टेड बच्चे इन्हें भी कहते हैं। मान लो कोई बच्चा, जो बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड होता है, फिजिकली रूप से परेशान होता है, ओके, चाहे वो गूंगा, बहरा हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी विकार हो उसमें, उन्हें भी गॉड गिफ्टेड ही बोलते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार हर बच्चे को जो है एक साथ पढ़ाना है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाना है। ओके, समावेशी शिक्षा का मतलब समान रूप से सबको शिक्षा एक साथ प्रदान करना। ओके, और साथ में क्यों पढ़ाया जाता है आप बताइए? क्योंकि क्या होता है आपका, जब भी बच्चा छोटा, जो मान लो कोई बच्चा विकलांग है, ठीक है, अब विकलांग को आप अलग स्कूल में पढ़ाओगे, लेकिन अब उसे समायोजित कहाँ पे है करना है आगे चल के हमारे समाज में ना। अब पहले तो उसने पढ़ लिया विकलांग के स्कूल में, लेकिन ऑफिस में जब सबके साथ वो काम करने गया ना, तो ऑफिस वाले उसे अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे। वो अपने आप को समाज से कटा हुआ मानेगा, सोचेगा कि हमारे जैसा तो यहाँ कोई है ही नहीं, वो समायोजित ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उन सबको एक साथ समायोजन करने के लिए, ठीक है, सबको एक साथ लाने के लिए समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का मतलब हुआ समान रूप से सबको एक शिक्षा देना। ओके, और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं की अलग से पूर्ति की जाएगी। ओके, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा चॉम्स्की ने कहा था। चॉम्स्की ने क्या कहा था? नोआम चॉम्स्की। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, जो भाषा है ना, वो भाषा बच्चे जन्मजात रूप से सीख लेते हैं, ऐसा उनकी जन्मजात जो है क्षमता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर स को श पढ़ती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो जो सुनैना है उसे भाषा शिक्षक के नाते हम मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि ये एक क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है। जैसे बिहार के बच्चों की बोली देखो अलग होती है, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ, भले वो कैसे भी बोले, लेकिन उनका जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, वहाँ का लैंग्वेज का प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि ये क्षेत्रीय भाषा है और इसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर, उसको सुधारने के लिए उसको समय देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसे डांटेंगे या फिर कुछ भी कहेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अमित पढ़ते समय क्या करता है? कठिनाई का अनुभव करता है। कठिनाई का अनुभव करता है, वह कौन से रोग से ग्रस्त है?
देखो, पठन संबंधी अगर कोई भी विकार आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे डिस्लेक्सिया कहेंगे। ओके, पठन संबंधी जितनी भी बीमारी होती हैं उसे क्या कहेंगे? डिस्लेक्सिया कहेंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा पढ़ाती है, ठीक है। उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण की कौन सी विधि अपनाती है, ठीक है। देखो, जब हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें नियम के साथ साथ जब हम कई सारे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? निगमन विधि। क्या कहेंगे? निगमन विधि। क्योंकि निगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं? रूल्स तो बता देते हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं चीज़ों को, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं। ओके, तो ये तो हो जाएगा निगमन विधि। लेकिन हम अगर एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि हमने जो है केवल नियम और कानून के तहत बच्चों को पढ़ा दिया व्याकरण, तो उसे क्या कहेंगे? आगमन विधि। जब हम केवल नियम और व्याकरण पढ़ाते हैं तो उसे आगमन कहेंगे, लेकिन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल यूज करेंगे और साथ में नियम भी बता देंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? निगमन। निगमन का मतलब होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे रहे हो। ओके, तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन इस बार सीटेट में भी आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या है? भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी हम क्यों सिखाते हैं? ताकि हम क्या कर सकें? भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करने में हम सक्षम हो सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम बच्चों की लेखन क्षमता, जब बच्चों की हम लिखवाने का अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए? विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। कितना ज़्यादा बच्चा अपने विकास का संप्रेषण कर रहा है, ठीक है, कितनी ज़्यादा बच्चे के अंदर मौलिकता है, भाषा के प्रति मौलिकता है, कितना ज़्यादा बच्चा कल्पनाशील है, सृजनशील है, मतलब उसकी कल्पना शक्ति कितनी है। और हम सबसे कम जो है महत्वपूर्ण क्या है? वर्तनी शुद्धि। अरे वर्तनी शुद्धि पे थोड़ी ना ध्यान दिया जाता है। उसके विचार, उसके थॉट्स क्या है, उसकी भाषा प्रवाह की मौलिकता क्या है, उसकी कल्पना शक्ति क्या है, इन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और सबसे कम ध्यान देंगे क्या? वर्तनी पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है, ठीक है। तो बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सबसे ज़्यादा सहायक क्या होता है? आपस में बातचीत करना, ठीक है। जब वो अनौपचारिक रूप से आपस में बात करेंगे, ठीक है, तो ये विधि सबसे ज़्यादा जो है वो क्या होगी? सहायक होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मुझे लग रहा है 40 क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे आज, बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सप्लेनेशन बहुत देना पड़ता है। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से कौशल हैं? आपको ये याद रखना है कौन कौन से कौशल हैं, ठीक है। तो 4 कौशल हैं, कौन कौन से? LSRW लर्निंग, ठीक है, LSRW लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब राइटिंग, ठीक है। L का मतलब क्या हुआ? लिसनिंग मतलब सुनना, ठीक है, सुनना बोलना। और LS लिखना और पढ़ना। LSRW इंग्लिश में याद करो ना, LSRW। L का मतलब लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग का मतलब क्या? सुनना। R का मतलब क्या? रीडिंग, ठीक है, रीडिंग का मतलब क्या? पढ़ना। LSRW ऐसे याद रखिए, LSRW ये 4 कौशल हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। हिंदी में तो मेरी खुद की बस की नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में याद रखिए LSRW। तो L का मतलब क्या हुआ? लिसनिंग सुनना,
और एस का मतलब क्या हुआ, स्पीकिंग, ठीक है, बोलना, ठीक है, स्पीकिंग का मतलब बोलना। तो आधारभूत कौशल कौन से हैं, सुनना और बोलना, ठीक है। अगर ये क्रम से आ जाएं LSRW तो ये भी चारों अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा मतलब भाषा प्रयोग की रिकॉर्ड करने के बाद क्या है, उसकी रिपोर्टिंग करना, मतलब बताना उसके बारे में, ठीक है, बच्चों को उनकी कमियों के बारे में बताना, ठीक है, ओके। तो हम 20 क्वेश्चन ही रखेंगे क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा देर से बोल रही हूँ और आप भी इतनी ज़्यादा देर सुन नहीं सकते हैं मुझे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बच रहे हैं 20 हो गए हैं और इसके बाद के जो क्वेश्चन बचेंगे ये बाद के क्वेश्चन कर लिए जाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं PDF भेज दूँगी पूरी, ओके। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को रिवाइज करना है, PDF को रिवाइज करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों को, ओके। तो कल 21 से करेंगे, ओके। पहले ये देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना, मतलब अब मैथ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेष्ठतम एवं उत्तम है, ठीक है। लंबाई को मापने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। अप्रमाणिक पहले मापों का प्रयोग करेंगे और उसके बाद प्रमाणिक मापों का प्रयोग करेंगे फिर, ओके। अब देखो सब्जी वाला भी आ गया, अब मुझे जाना होगा, ठीक है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप देख ही रहे हो कैसे माहौल में पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, उन लोगों को भी मना नहीं किया जा सकता, उनकी जीविका है, सब्जी बेच कर वो बेचारे अपना जीवन यापन करते हैं, तो हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक आप स्टोरी देख ही रहे हो डिलीवरी बॉय वाली, है ना। तो गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर लेट आ गया है तो अपने आप अपनी भूख को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और इस बात को भी समझ सकते हैं कि उस डिलीवरी बॉय की जीविका का आधार ही है खाना देना, ठीक है। तो इन सारे मैटर्स के लिए लोगों को सेंसिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप गुस्से के चलते आप कोई भी वीडियो बना के डाल दोगे, ठीक है, या फिर कुछ भी लोगों को ऐसे ही, मतलब ऐसे ही एलिगेशन लगाओगे, ठीक है। तो आप एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन, आपको थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं। हाँ, इसका आंसर नंबर क्या है, 2। हाँ, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू सो मच।